हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टोनर चैनल पर। हमारे द्वारा डेली यूपीएससी प्रीलिम्स टारगेट 2022 के लिए डेली एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस रिवीजन के तौर पर कराई जा रही है, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। तो हमारे साथ जुड़िए, पढ़ाई को कीजिए एंजॉय। देखिए, हम इसमें स्टैटिक और जो करंट के मुद्दे रहते हैं पीआईबी और द हिंदू के, वहां से क्वेश्चन को मर्ज करके आपको बता देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नाविक के संबंध में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही होने वाली है। ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का तरीका देखिए कि सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि करना क्या है, कौन सा सही बता रहा है या फिर कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछ रहा है, या कौन से सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें, कौन सा सही नहीं। पहली स्टेटमेंट कहती है वर्तमान में IRNSS बोल सकते हैं इसको 8 उपग्रह हैं, जिसमें भू स्थिर कक्षा में 3 उपग्रह और भू समकालिक कक्षा में 5 उपग्रह शामिल है। देखते हैं क्या बात ये सही है। सोचिए जब तक आप लोग भी। जीपीएस की तुलना में उपग्रहों की संख्या कम होने के बावजूद नाविक की स्थिति सटीकता बेहतर है। ठीक है, इसे आईएमओ के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए मान्यता दी गई है। आईएमओ के द्वारा हिंद महासागर के क्षेत्र में। देखते हैं इसका चौथा स्टेटमेंट कहता है कि भारत के अलावा सिर्फ अमेरिका और चीन ही 2 ऐसे देश हैं जिनके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। देखिए, नॉर्मल मैंने क्या बताया था, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ केवल इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं आपको देखना पड़ेगा। यूपीएससी ऐसे वर्ड्स में ही फंसाने वाला होता है। तो अगर ये ऑप्शन हमको पता हो जाए कि ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत है, क्योंकि सिर्फ बोल रहा है यानी केवल इसको देख सकते हो। तो जहां जहां फोर्थ ऑप्शन होगा वो कट हो जाएगा ना दोस्तों अपने आप। ये वाला ऑप्शन कट गया। अब बच गया हमारे पास 2 ऑप्शन, 50-50 में आप वहां से पहुंच गए। अब यहाँ से आप आराम से जज कर सकते हैं आपको क्या लगता है। देखिए, वर्तमान में ये बोल रहा है 8 उपग्रह, ये वाली बात बिल्कुल इसमें सही है। जहां देखा आपने कि पहला स्टेटमेंट सही होता है, तो देखिए आप लोग कहां पहुंच गए, सीधे आंसर में पहुंच गए। ऑप्शन सी 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और इसकी तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। सीरीज चलाने का एक ही मकसद है कि पढ़ते तो समय है, लेकिन जितना हम प्रैक्टिस रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज की, तो अपने आप कॉमन सेंस के थ्रू ही आप जो है प्रीलिम्स में 100 में से 55-60 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसको लगे रहिए। 190 दिन बचे, मैं डेली कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। इसका पहला उपग्रह IRNS-1A 1 जुलाई 2013 को 7वें एवं अंतिम उपग्रह जो था 1G को 28 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। IRNS जो था 1G के अंतिम प्रक्षेपण के साथ भारत के प्रधानमंत्री द्वारा IRNSS का नाम बदलकर नाविक, ये वाला आप याद रखें, नाविक का फुल फॉर्म क्या होता है, नेविगेशन इन इंडियन क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिलेशन कर दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। वर्तमान में IRNS में 8 उपग्रह हैं, जिसमें भू स्थिर कक्षा में 3 उपग्रह हैं और भू समकालिक कक्षा में कितने हैं। दोस्तों ये वाला स्टेटमेंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसको नोट में मेंशन जरूर कर लीजिएगा। यह स्थापित और लोकप्रिय यूएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस की तरह काम करता है, लेकिन उपमहाद्वीप में 1500 किलोमीटर के दायरे तक सीमित। ये वाला पॉइंट भी आप नोट कर सकते हो, कभी कभी रेंज पूछ लेता है। तकनीकी रूप से अधिक उपग्रह वाली उपग्रह प्रणाली स्थितियों की सटीक जानकारी प्रदान करता है। हालांकि जीपीएस 24 उपग्रह जिसकी स्थिति सटीकता 20 से 30 मीटर, तुलना में नाविक जो होता है 20 मीटर से कम की अनुमानित सटीकता को इंगित करने में सक्षम होता है। ठीक है, इस वर्ष 2020 में हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन यानी कि WWRNS के एक भाग के रूप में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। साइंस टेक के ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता दी गई है। भारत उन 5 देशों में से एक बन गया जिनके पास अपना स्वयं का नेविगेशन सिस्टम है, जैसे कि यूएस का क्या है आपका जीपीएस है, और रूस का क्या है ग्लोनास है। इनको आप पढ़ सकते हैं, एक बार एक नजर मार लीजिएगा इसमें। और यूरोप का क्या है दोस्तों, गैलीलियो है। चीन का क्या है, बाइडू है। इसलिए नौवैन उद्देश्यों के लिए देशों की भारत की निर्भरता कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये इसका पूरा व्याख्या था। जो अच्छे पॉइंट लगते हैं बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही होने वाली है। ध्यान से पढ़िएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा अगर आप लोगों को पता हो। चर्चा करते हैं अपन जब तक। पहली स्टेटमेंट कहती है यह संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को एक ही शासन के तहत लाने वाला सबसे शक्तिशाली भारतीय साम्राज्य था। क्या था, सबसे शक्तिशाली। ऐसे वर्ड को आप यहाँ पास मार्क कर सकते हैं। देखते हैं क्या बात होती है कि नहीं। स्टेटमेंट दूसरी कहती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन साम्राज्य ने अपनी सीमाओं को मध्य एशिया और फारस तक विस्तृत किया है। अच्छा जी, ठीक है। ऑप्शन तीसरा कहता है कि बिंदुसार ने कलिंग को छोड़कर अधिकांश भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। बिंदुसार ने कलिंग को छोड़कर अधिकांश भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये वाली बात तो बिल्कुल सही होने वाली। तो जहां तीसरी स्टेटमेंट हो दोस्तों उसको काट दो, ये कट गया, ये वाला आपका कट गया, 1, 2 और 3 वाला तो कट गया, क्योंकि 3 वाला उसका बाय डिफॉल्ट सही है। और अगर 3 सही हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट क्या होने वाला है, 1 भी सही होने वाला है। देखिए यहाँ पास 1 भी सही हो गया। अब हमें विचार कहाँ करना है, सिर्फ 2 पे करना है। ध्यान दीजिए, ये सॉल्व करने का पैटर्न है, एलिमिनेशन लगाने का। चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन साम्राज्य ने अपनी सीमाओं को मध्य एशिया और फारस तक विस्तृत किया। ये वाली बात भी बिल्कुल इसकी सही है। तो उसका राइट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन डी 1, 2, 3 इसके सही आंसर। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है। व्याख्या कहती है कि 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक की मदद से नंदवंश को उखाड़ फेंकने के बाद मौर्य वंश की स्थापना करी है। मौर्य साम्राज्य संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की एक ही शासन के तहत लाने वाला पहला सबसे शक्तिशाली भारतीय साम्राज्य था। अपने शासन के केंद्र पाटलिपुत्र के साथ मौर्य साम्राज्य ने पहली बार अधिकांश दक्षिण एशिया को एकीकृत किया। चंद्रगुप्त मौर्य का स्थान 298 ईसा पूर्व में उनके उत्तराधिकारी कौन थे, बिंदुसार। ये वाला पॉइंट याद रखना।
जिन्होंने कलिंग को छोड़कर वर्तमान के अधिकांश हिस्सों में अपने राज का विस्तार किया। देखिए अब यहाँ पास वो लगा देगा कि बिंदुसार ने क्या केवल कलिंग को छोड़कर वर्तमान में, इस टाइप से पूछेगा तो आपको फंसाएगा वो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये वाला स्टेटमेंट। बिंदुसार का राज 274 ईसा पूर्व से उनके पुत्र अशोक महान को विरासत में मिला था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने रक्तपात को त्याग दिया और अहिंसा की नीति अपनाई। देखो अशोक से तो रेगुलर क्वेश्चन पूछा ही जाता है कुछ ना कुछ, है ना, तो इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही होने वाली है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि अमेजोन विश्व के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, ठीक है। देखते हैं, जो अमेजोन नदी और उसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन पर कब्जा कर रहे हैं, और अमेजोन में केवल जो है 5 दक्षिण अमेरिकी देशों के हिस्से शामिल हैं। क्या बात ये सही है? सोचिए आप लोग क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। देखिए केवल लगा हुआ है, केवल 5 दक्षिण अमेरिकी देशों के हिस्से शामिल है। क्या आप लोग को लगता है इसका राइट आंसर क्या होने वाला? देखते हैं। देखिए केवल लगा है, कट कर दो, जहां इसको आपने कट किया ये वाला कटा और ये भी कट गया, तो राइट आंसर क्या होगा अपने आप? केवल एक इसका राइट आंसर। और नॉर्मल क्या होता है, जो आपको ऐसा नहीं बने, मान लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जितनी बड़ी स्टेटमेंट होती है नॉर्मल वो सही होती है, उद्देश्य बताया हो तो भी सही होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। अमेजोन विश्व के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये वाला पॉइंट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में अमेजोन नदी और इसकी सहायक नदियों की जल निकासी बेसिन पर कब्जा कर रहे हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय बांध वितान वन होते हैं जो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। यहाँ या तो मौसमी रूप से या पूरे वर्ष प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तापमान समान रूप से उच्च होता है और 20 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच इस तरह के वन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कई प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं। अमेजोन एक विशाल बायोम है जो तेजी से विकसित 8 देशों यानी कि ब्राजील, बोलीविया और पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम, फ्रांस के एक समुद्री पार क्षेत्र फ्रेंच गुआना तक फैला हुआ है, ठीक है। इसलिए वाला स्टेटमेंट क्या हो गया था वहाँ पास? गलत हो गया था। वहाँ पास केवल लिखा हुआ था 5 बोल रहा था, यहाँ ज़्यादा है। अमेजोन वर्षा वन लगभग 80% अमेजोन बेसिन को कवर करता है, ये आप याद रखना ये वाला पॉइंट। यहाँ पास डेटा भी कभी भी पूछ लेता है, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हो, ज्योग्राफी में भी काउंट कर सकते हो। दुनिया की लगभग 1/5 भूमि पर रहने वाली प्रजाति का घर है और सैकड़ों स्वदेशी समूहों और कई अलग अलग जनजातियों सहित लगभग 30 मिलियन लोगों का भी ये घर माना जाता है। ये इसकी व्याख्या है, जो अच्छा पॉइंट लगे आप नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी कि यूसोफ, ये चर्चा में नॉर्मल रहता है, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, पूछ सकता है। यूसोफ के संबंध में कथनों पर विचार करना, बताना हमको कौन सी स्टेटमेंट दोस्तों हमारी यहाँ पास ये सही होने वाली है। यह ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों के लिए आर्थिक रूप से उचित कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण ICT सेवाओं हेतु सार्वभौमिक गैर भेदभावपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करता है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के द्वारा। देखते हैं ये वाली बात भी क्या सही है कि नहीं है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रसार मंत्रालय है। देखिए यह यहाँ फंस गया, ये वाला इसके अंतर्गत नहीं आता। जो यूसोफ होता है इसके अंतर्गत आता ही नहीं। तो जब आपने ऑप्शन 3 काट दिया तो ये आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन बच गया, है ना। सॉरी, यहाँ पर 3 भी ऑप्शन रहेगा, ये थोड़ा मेरे से गलती हो गई थी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन भी इसका दोस्तों कट हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखो आराम से कौन का, जहां आपने तीसरा काटा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। यूपीएससी के 100 क्वेश्चन है, 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे याद है, एलिमिनेशन के थ्रू ही आप इसको सही कर सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही है। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है। व्याख्या कहते हैं यूसुफ इस बात को सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को आर्थिक रूप से उचित कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं की सार्वभौमिक गैर भेदभावपूर्ण पहुंच सुनिश्चित हो। इस फंड के सभी प्रकार के क्रेडिट के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है और इसे भारतीय टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम 2003 के तहत वैधानिक समर्थन प्राप्त है, ठीक है। 2003 के तहत इसको वैधानिक समर्थन प्राप्त है और यह एक ऐसा है गैर व्यक्तिगत निधि है, अर्थात लक्षित वित्तीय वर्ष के तहत खर्च न की गई राशि व्यक्तिगत नहीं होती और अगले वर्षों के लिए खर्च के लिए प्रयोग किया जाता है। यूसुफ किसके अंतर्गत है? ये संचार मंत्रालय के अधीन है। किसके मंत्रालय के अधीन है? ये मंत्रालय जरूर देखना, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो किसके अंतर्गत है ये दोस्तों? संचार मंत्रालय के अंतर्गत ये काम कर रहा है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को हराया था? देखिए सरल क्वेश्चन, आप लोग बताइए होगा क्या होगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 5 सेकंड का आपको मैं टाइम देता हूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, हाइडेस्पेस का युद्ध। देख लेते हैं थोड़ी सी व्याख्या क्या कहती है। भारत पर सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में, ये थोड़ा सा अपडेट भी याद रख लेना। भारत पर आक्रमण किया, सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ा, ठीक है। फिर उसे झेलम और चिनाब नदियों के बीच राज्य के शासक राजा पोरस को चुनौती दी। ये वाला याद रखना, झेलम और चिनाब नदी। इस भीषण युद्ध को हाइडेस्पेस के युद्ध में राजा पोरस हार गया। सिकंदर ने पोरस पर कब्जा कर लिया और अन्य स्थानीय शासकों की तरह जिन्हें उसने हराया था उसे अपने क्षेत्र पर शासन जारी रखने की अनुमति दी। सिकंदर 19 महीनों 326 ईसा पूर्व 325 ईसा पूर्व तक भारत में रहा और उसके बाद सिकंदर और उसकी सेना घर के पश्चिम की तट पर ही, कहां पास बोल रहा है, पश्चिम की ओर लौट आई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना,
मुस्कुराते रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। डेली हमारे द्वारा वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे हम। और इससे पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, वहाँ हमारे जो है काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उनको आप जरूर उसको चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।